तो इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हर प्रोग्लोटिड के अंदर ओवरीज का एक पेयर होता है। इसके जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं सेमिनल रिसेप्टिकल के अंदर स्टोर होते हैं और फिर वो एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। वाइटलाइन सेल्स होते हैं जो कि वाइटलाइन ग्लैंड के अंदर होते हैं। ये एग्स को ओ टाइप के अंदर जमा कर देते हैं। वो टाइप ओविडक्ट यानी कि एग्स को ट्रांसफ़र करने वाली ट्यूब का एक आगे को फैला हुआ रीजन होता है और इसका काम ये होता है कि एग्स के इर्द गिर्द कैप्सूल बनाता है यानी कि उनके कवर बनाता है। उसके बाद वो टाइप के इर्द गिर्द एक ग्लैंड होता है जिसको मैलिस ग्लैंड कहते हैं और ये एग के कैप्सूल की फॉर्मेशन के अंदर मदद देता है। मोस्टली टेपवर्म्स इनकी यूट्रस आगे से ब्लाइंड एंडिंग यानी कि वो आगे से बंद होती है जहाँ पे एग फर्टिलाइज होके जमा होते रहते हैं। जब एग्स जमा हो जाते हैं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डीजनरेट हो जाते हैं क्योंकि उनका काम ख़त्म हो गया। उस वक्त जो पूरा प्रोक्लोटेड होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज एग्स जमा होते हैं, इसलिए इसको ग्रेविड प्रोक्लोटेड या इसको बैग ऑफ एग्स भी कहा जाता है। तो प्रोक्लोटेड टेपवर्म के पीछे से टूट जाते हैं और फीसिस के थ्रू उसकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। टेपवर्म की कुछ स्पीशीज़ के अंदर, टेपवर्म चूँकि बहुत सारी स्पीशीज़ का कॉमन नेम, इसकी कुछ स्पीशीज़ के अंदर यूट्रस आगे से बंद नहीं होती, मतलब होस्ट की बॉडी से बाहर ओपन होती है। तो इसमें ये होता है कि जैसे जैसे एग्स बनते हैं फर्टिलाइज होकर पैरासाइट से बाहर निकलते जाते हैं, इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर से फीसिस के साथ मतलब ये बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह की स्पीशीज़ के अंदर जो टेपवर्म्स हैं उनके प्रोग्लोटिड चूँकि टूट टूट के नहीं उतरते रहते, इसलिए टेपवर्म की लंबाई बहुत ज़्यादा भी हो जाती है। तो दूसरी स्पीशीज़ जिसके अंदर ये टूट टूट के लैदा होते जाते हैं उनके अंदर टेपवर्म का साइज़ होस्ट इंटेस्टाइन से लंबा नहीं होता। तो इंसान के लिए जो इम्पोर्टेंट टेपवर्म पैरासाइट जो कि मेडिकली इंपॉर्टेंट है यानी कि बीमारियां पैदा करते हैं, उनके अंदर से एक है बीफ टेपवर्म। इसको टीनिया रिंकस सैजिनेटस कहा जाता है। इसके एडल्ट इंसान की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं और इसकी लंबाई अक्सर 25 मीटर तक भी हो जाती है। तो 25 मीटर चूँकि इंसान की इंटेस्टाइन तो नहीं होती, अगर ये बीफ के अंदर रह रहा है बतौर डेफिनेटिव होस्ट बीफ को यूज़ कर रहा है, फिर ये 25 मीटर, और अगर ये इंसान के अंदर आएगा तो फिर ये इंसान की इंटेस्टाइन यानी कि कोई 27-28 फीट या 30 फीट के करीब होता है। इसके हर प्रोक्लोटेड के अंदर 80,000 एग्स होते हैं और प्रोक्लोटेड के साथ ही बॉडी से बाहर चले जाते हैं। एग के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और एक लार्वा बनता है जिसके ऊपर 6 हुक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसको हेक्साकेंथ लार्वा कहा जाता है या फिर ओंकोस्फियर भी कहा जाता है। तो कैटल यानी कि जो बेफलो वगैरह या काऊ है वो इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है। वो घास वगैरह चर रहे हों और ऐसी जगह पे चर रहे हों जहाँ पे मतलब कि गंदा पानी लगाया गया हो, यहाँ पे इन्फेक्टेड ह्यूमन के फीसेस वगैरह हों, तो ये उन लार्वों को या प्रोक्लोटेड को साथ ही खा लेते हैं। तो जैसे ही ये उसके स्टमक के अंदर जाते हैं उसको डाइजेस्टिव एंजाइम लगते हैं, तो जो ओंकोस्फियर है वहाँ से लैदा हो जाते हैं और लार्वा उनसे बाहर निकल आता है। तो लार्वा कैटल की इंटेस्टाइन के अंदर सुराख करता है क्योंकि इसके सर के ऊपर 6 हुक्स लगे होते हैं और उसकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। तो ब्लड के साथ ये फ़्लो करता हुआ गाय वगैरह के स्केलेटल मसल यानी कि उसके गोश्त के अंदर चला जाता है, गोश्त में सुराख करता है, अपने इर्द गिर्द एक सिस्ट बनाता है। इसको सिस्टीज सर्कस स्टेज या ब्लैडर वर्म स्टेज कहा जाता है। तो इंसान अगर इस तरह का इन्फेक्टेड मीट खाए यानी कि इसको मीसली बीफ कहा जाता है, और इस हालत के अंदर खाए कि वो कच्चा या फिर ठीक तरह से पका हुआ नहीं है। ठीक तरह से पका हुआ नहीं है इसका मतलब ये है कि उसको कुकर में या हांडी में अच्छी तरह से नहीं गलाया गया। फिर जैसे ही इंसान इसको खाता है, स्टमक में जाता है, उसको एसिड टच होता है तो एक्टिवेट हो जाता है और इंटेस्टाइन के अंदर जाके ये बाहर निकल आता है। तो वहाँ पे ये निकलता है, अपनी शक्ल बदलता है, स्कोलेक्स में चेंज होकर इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो जाता है और उसके बाद इंसान की खाई हुई फूड खा खा के साइज़ के अंदर बड़ा होता जाता है। ये पुत्र इसका लाइफ साइकिल है। ये इंसान वाली स्टेजेस हैं कि इंसान के अंदर एडल्ट था, प्रोग्लोटिड टूट के निकला, उसके अंदर बहुत सारे एग्स थे, एग के अंदर ओंकोस्फियर लार्वा था, ये चला गया ऐसी जगह पे जहाँ पे कैटल चर रहे थे, तो कैटल ने एग्स या प्रोक्लोटेड को खा लिया। वहाँ पे जाके इसके इंटेस्टाइन में लार्वा बाहर निकल आया, उसके बाद इसने इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम में चला गया
मसल में सुराख करके वहाँ पे सिस्ट बना के सेव हो गया। इसको इंसान ने खा लिया, इंटेस्टाइन में जाके ये स्कोलेक्स में चेंज हो गया और फिर वहाँ से एडल्ट में चेंज हो गया। इसका लाइफ साइकिल पूरा हो गया। दूसरा इसका ही करीबी रिश्तेदार टेपवर्म, इसको टीनिया सोलियम कहा जाता है या पोर्क टेपवर्म कहते हैं। पोर्क कहा जाता है पिग या सूर के गोश्त को, चूँकि पाकिस्तान में नहीं खाया जाता अल्हम्दुलिल्लाह, इस करके ये बाहर की कंट्रीज़ में होता है। पाकिस्तान में टीनिया सोलियम के केसेस नहीं होते, सिर्फ उन कंट्रीज़ के अंदर हैं जहाँ पे पिग का मीट खाया जाता है। तो इसका लाइफ साइकिल सारे का सारा टीनिया रिंकस सैजिनेटस की तरह का ही है, लेकिन इसका इंटरमीडिएट होस्ट कैटल नहीं, पिग होता है। तो इसका स्ट्रोबिला यानी कि इसकी जो बॉडी है ये 10 मीटर तक लंबी होती है, लेकिन नॉर्मली ये 2 से 3 मीटर लंबाई के अंदर पाया जाता है। तो पैथोलॉजी यानी कि जो बीमारियां कॉज करता है, ये पिग के अंदर तो इतना नुकसान नहीं करता, लेकिन अगर पिग का इन्फेक्टेड मीट वैसे ही प्रॉपरली कुक कंडीशन के अंदर कोई इंसान खा ले तो इंसान के अंदर आकर ये ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसके जो ग्रेविड प्रोग्लोटेड हैं उनके अंदर से ओंकोस्फीयर तभी निकल जाता है जब ये इंटेस्टाइन के अंदर है। तो इसके लार्वा निकलते हैं और इंटेस्टाइन के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं और इंटेस्टाइन में सुराख करके ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाते हैं। वहाँ से ये ब्लड के साथ पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं और इंसान के टिश्यूज़ के अंदर सुराख करके वहाँ पे सिस्ट बना लेते हैं। तो नतीजे के तौर पे जो इंसान को फिर बीमारी होती है उसको सिस्टीसर्कोसिस कहा जाता है। और अगर ये दिमाग तक पहुँच जाए और वहाँ पे सिस्ट बना लें या दिल तक पहुँच के वहाँ पे बना लें तो उससे फिर इंसान या तो पैरालाइज हो जाता है या फिर वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। बस इन्हीं बातों की वजह से पिग का मीट खाने से मना किया जाता है। तीसरा टेपवर्म इसके अंदर आता है डिफ्लोबोथ्रियम लैटम। इसको ब्रॉड फिश टेपवर्म कहा जाता है। ब्रॉड मतलब चौड़ा। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाया जाता है, जहाँ पे फ़िश वगैरह के मीट को ज़्यादा खाया जाता है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स का जो नॉर्दर्न एरिया यानी कि ऊपर वाला एरिया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की ऊपर वाली रियासतें और परे कनाडा वगैरह, उस इलाके के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लेक्स पाई जाती हैं, झीलें झीलें इतनी इतनी बड़ी कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब के साइज़ की। और कनाडा के अंदर भी हैं, यूएसए के अंदर भी हैं, जिसके अंदर लेक सुपीरियर आती है और लेक मिशिगन ह्यूरॉन आती है। लेक सुपीरियर कनाडा के अंदर है और मिशिगन ह्यूरॉन यूएसए के अंदर है। खैर इस टेपवर्म का जो स्कोलेक्स होता है, इसके ऊपर 2 लंबाई के रुख कट्स बने होते हैं, उन कट्स को बोथरिया कहते हैं। सिंगल उसका बोथरियम होता है, जिसको ये होल्ड फास्ट ऑर्गन यानी कि होस्ट की बॉडी के अंदर चिपकने के लिए यूज़ करते हैं। एडल्ट वर्म की जो लेंथ है ये 10 मीटर तक होती है और ये एक दिन के अंदर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख अंडे दे सकता है, यानी कि इसकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत बहुत ज़्यादा है। कई इसके प्रोग्लोटेड हैं, ये यूट्राइन पोर्स के थ्रू एग्स को रिलीज़ करते हैं। मतलब इसमें प्रोग्लोटेड टूट के नहीं उतरते, प्रोग्लोटेड वहीं पे रहते हैं और एनिमल के अंदर जो पैरासाइट रह रहा है, पैरासाइट की बॉडी के अंदर से एग्स रिलीज़ होके इंटेस्टाइन के अंदर और फीसिस के थ्रू बाहर चले जाते हैं। जब इसके अंडे फ्रेश वाटर के अंदर जाते हैं तो वो टूट जाते हैं और उससे इसका सीलिया वाला लार्वा निकलता है, जिसको कोरासिकेडिया कहा जाता है। कोरासिकेडियम इसका सिंगल है। ये पानी के अंदर तैरते रहते हैं जब तक इनको छोटे साइज़ के क्रस्टेशियन यानी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं, उनको कॉपीपोड कहते हैं, वो ना मिल जाए। तो कॉपीपोड इनको निगल लेते हैं बतौर फूड। लार्वा अपने ऊपर से सीलिया वाली कवरिंग या कोट उतार देते हैं और प्रोसर्कॉइड लार्वा के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो कॉपीपोड को आगे खाती है फ़िश, या फ़िश इसको खाती है तो जो प्रोसर्कॉइड लार्वा है फ़िश के इंटेस्टाइन से निकल के सुराख करता है, उसके अंदर से निकल जाता है, उसके मसल्स में चला जाता है और वहाँ पे प्लीरोसर्कॉइड लार्वा की फॉर्म के अंदर सेव हो जाता है। तो फिर लेक्स में मौजूद बड़े साइज़ की फ़िशेज़ ये छोटी वाली फ़िशेज़ को खा लेती हैं और ये उनके मीट के अंदर जाके वहाँ पे सेव हो जाते हैं। जब इंसान या कोई दूसरा गोश्तखोर जानवर जो कि फ़िश वगैरह खाता है, वो इस इन्फेक्टेड फ़िश को खाए और ये कच्ची फ़िश खा ले या ठीक तरह से पकी हुई ना हो तब उसको खा ले, तो ये इंसान की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके एक्टिवेट हो जाता है और एडल्ट वर्म के अंदर बदल जाता है। ये पुत्र इसका लाइफ साइकिल है। ये इसके सर के ऊपर 2 कट्स बने होते हैं जिनको बोथरियम कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है जो कि इसके एग्स निकल रहे हैं, अनएम्ब्रियोनेटेड होते हैं
फिर ये पानी के अंदर जाता है तो अब इसके अंदर एम्ब्रियो बन गया हुआ है। ये इसकी कोड़ा सर्केडियम स्टेज है, इसके ऊपर सीलिया होते हैं। क्रस्टेशियन या कॉपीपॉड इसको खा लेता है तो फिर इसकी कवरिंग उतर जाती है, प्रोसर्कॉइड बन जाता है। क्रस्टेशियन को छोटी फ़िश खाती है तो प्लीरोसर्कॉइड, और इसको फिर बड़ी फ़िश खाए और उसको इंसान खाए तो उसकी बॉडी के अंदर जाके फिर से एडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है। तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस यहाँ पर पुत्र ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है फाइलम निमर्शिया। तो इसकी तकरीबन 900 स्पीशीज़ हैं। ग्रीक वर्ड निमर्टिस का मतलब होता है एक इनकी पुराने ज़माने की ग्रीक्स की यानी कि यूनानी लोगों की देवी। तो उसके नेम पे इसका नाम रखा गया। बॉडी इनकी लॉन्गेटेड होती है और कंपैरेटिवली चिपटी होती है। तो मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर मड और सैंड यानी कि पानी की तह के अंदर जो कीचड़ मिट्टी रेत होती है ये वहाँ पे पाए जाते हैं। इनकी बॉडी के आगे एक लंबा सूंड की तरह का स्ट्रक्चर जिसको प्रोबोसिस कहते हैं वो भी पाया जाता है, और इनको इस प्रोबोसिस की प्रेजेंस की बेस पे प्रोबोसिस वर्म्स भी कहा जाता है। एडल्ट के अंदर मतलब कि एडल्ट की स्टेज के ऊपर इनका साइज़ चंद मिलीमीटर से लेके कई सेंटीमीटर तक लंबा होता है, क्योंकि इसकी 900 स्पीशीज़ हैं। कुछ साइज़ में छोटी होती हैं, कुछ दरमियानी और कुछ काफ़ी ज़्यादा लंबी। मोस्टली निमर्शिया का कलर पेल येलो, पीले, ऑरेंज, ग्रीन या फिर रेड कलर के होते हैं। तो इनके उत्तर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, विदाउट बॉडी कैविटी, एंड बॉडी की सिमेट्री बायलेटरल है। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। इनके ऊपर जो एपिडर्मस है उसके ऊपर सीलिया और म्यूकस ग्लैंड होते हैं, जो कि म्यूकस एक चिपचिपा स्टिकी फ्लूइड होता है वो पैदा करते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है जो कि ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे ख़त्म होता है। प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं इनके अंदर, और ब्रेन के तौर पे सेरिब्रल गैंग्लिया जो कि प्रिमिटिव ब्रेन होता है वो होते हैं। लंबाई के अंदर लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड होती हैं और उनके अंदर जंक्शंस होते हैं, मतलब इनमें भी लेडर लाइक नर्वस सिस्टम पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका क्लोज्ड होता है। तो ये नोट फरमाएं कि एनिमल्स का पहला ग्रुप जिसके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो फाइलम निमर्शिया। मतलब ये कि इनका सर्कुलेटरी फ्लूइड वेसल्स के अंदर बंद रहता है। बॉडी के मसल्स 2 या 3 लेयर्स की फॉर्म के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो सबसे नुमाया फ़ीचर यही कि इनकी बॉडी के ऊपर एक लंबा सा सूंड की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको प्रोबोसिस कहते हैं। प्रोबोसिस एक कैविटी या शीट या कवरिंग के अंदर बंद होता है, उसको कैविटी को रिंग को सील कहते हैं। प्रोबोसिस के ऊपर कुछ स्पीशीज़ के अंदर कांटे लगे होते हैं जिसको स्टाइलेट्स कहा जाता है। कार्निवोरस स्पीशीज़ जो हैं ये इन स्टाइलेट्स से छोटे साइज़ के एनिलीडा मतलब के सेगमेंटेड वर्म या क्रस्टेशियंस को पकड़ के खाते हैं। तो इटैलिक्स के अंदर इसके एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि प्लेटीहेलमिन्थस के बारक्स जो फाइलम निमर्शिया इसका कंप्लीट वन वे डाइजेस्टिव ट्रैक है, मतलब ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। फूड को निगलने के लिए जो ओपनिंग उसको माउथ कहते हैं और उसको एक्सक्रीट करने के लिए जो ओपनिंग उसको एनस कहा जाता है। इसके अलावा इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्पेशलाइजेशन ऑफ एरियाज़ पाई जाती है, यानी कि फ़ूड को मैकेनिकली ब्रेक डाउन करने के लिए, फिर उसके बाद डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए और फीसेस एलिमिनेट करने के लिए डिफरेंट एरियाज़ होते हैं जो कि अपना अपना काम करते हैं। तो ये वाला करैक्टर सबसे पहले यहाँ पे और उसके बाद जो जितने भी हायर एनिमल्स इसके बाद आएंगे उनके अंदर भी पाया जाता है। तो सबसे पहले ये निमर्शिया के अंदर बना। दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर 2 लेटरल ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब बॉडी में लंबाई के रुख 2 ब्लड वेसल्स होती हैं जो बॉडी के किनारों पे होती हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती हैं, और इनसे निकलने वाली आगे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको ट्रिब्यूटरी वेसल्स कहा जाता है। इस तरह से एक बड़ी नहर होती है, उसके अंदर से छोटे छोटे खाले निकलते हैं। नहर मेन ब्लड वेसल है और उसके जो छोटे खाले या चैनल्स निकल रहे हैं वो ट्रिब्यूटरी वेसल्स हैं। तो फाइलम निमर्शिया को लंबाई के रुख काट के दिखाया गया है कि एनिमल को इसके अंदर ये एनिमल का माउथ है, इसका एंटीरियर एंड, ये पोस्टीरियर एंड, इधर इसका माउथ है, और ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम सारा, और ये एनस, और ये ऊपर वाली जो कैविटी है वाइट कलर से, इस कैविटी को रिंकोसील कहा जाता है।
इसके अंदर इसका सूंड की तरह का स्ट्रक्चर जिसको प्रोबोसिस कहते हैं, और प्रोबोसिस के एंड पे मसल होता है जो कि इस प्रोबोसिस को यहाँ से बाहर को निकाल देता है और फिर इससे शिकार पकड़ के उसको वापस खींच लेते हैं। ठीक है, ये स्फिंक्टर मसल्स हैं जिससे रिंग की शक्ल के होते हैं, ट्यूब को कंट्रैक्ट कर सकते हैं। और एपिडर्मस और डर्मस वाली लेयर्स इसकी ब्राउन कलर से दिखाई गई हैं। तो इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई हार्ट या हार्ट लाइक पंपिंग ऑर्गन नहीं होता। इनकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल्स ही कंट्रैक्ट करती हैं, जिससे जो इसका ब्लड होता है वो, ये ब्लड तो एक्चुअल नहीं होता रेड वाला, इनमें सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड की तरह का होता है। तो ब्लड इसका हमारी तरह सर्कुलेट नहीं करता कि एक पॉइंट से स्टार्ट होकर पूरी बॉडी का चक्कर लगा के वापस आ जाए। ब्लड उन्हीं वेसल्स में आगे पीछे मूव करता रहता है। तो इसकी कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये वाली चीज़ एक लेवल ऊपर है, यानी कि इनके अंदर सिंपल किस्म के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। तो ब्लड वेसल्स और उनकी ये कैपेसिटी कि वो लोकली अपने आसपास वाले टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई कर सकते हैं। वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इस वजह से इनको ये फ़ायदा होता है कि फाइलम निमर्शिया के जो मेंबर्स अपने बाकी रिश्तेदारों की निस्बत, यानी कि बाकी फ्लैटवर्म्स की निस्बत साइज़ में काफ़ी बड़े भी होते हैं। याद रखना है कि जो करैक्टर है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होना, बायलेटरल सिमेट्री होना और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होना, ये सारे मॉडर्न और एडवांस्ड एनिमल्स के करैक्टर हैं और इसकी वजह से किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। यही वजह है कि आपको जो भी एनिमल बहुत बड़े साइज़ का मिलेगा उसके ये सारे सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा और उसके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होंगे। जो एनिमल सिंपल और छोटे साइज़ के होते हैं वो कभी भी बहुत बड़े या बहुत एक्टिवली मूविंग या प्रेडेटर किस्म के नहीं हो सकते। फिर इनकी रिप्रोडक्शन तो निमर्शिया डाइशियस होते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पैरेन्काइमल सेल से बनते हैं और ये बॉडी की साइड्स पे बनते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल यानी कि बॉडी से बाहर होती है और इसके अंदर लार्वा बनता है। लार्वे की शेप हेलमेट की तरह की होती है, जो बाइक वाला हेलमेट होता है, और इसको पिलीडियम लार्वा कहते हैं। इस लार्वा के ऊपर तैरने के लिए सीलिया लगे होते हैं। तो काफ़ी अपनी ज़िंदगी का दौरानिया पानी में इधर उधर तैरते हुए गुजार देता है और उसके बाद ये मेटामॉर्फोसिस के बाद चेंज होता है और एक यंग वर्म के अंदर चेंज हो जाता है, मतलब इसकी शक्ल थोड़ी अपने पेरेंट्स की तरह की हो जाती है। फिर ये पानी की तह में जाके बैठ जाता है और वहाँ पे ये खाना पीना शुरू कर देता है। मूव करने के लिए अपनी बॉडी से म्यूकस रिलीज़ करता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हुए उसके ऊपर ऊपर ये ग्लाइड करके, मतलब फिसलता हुआ आगे को चलता है। तो आगे को प्रोपेल करने के लिए इसके सीलिया और ये जो बॉडी को कंट्रैक्ट और रिलैक्स यानी कि पेरिस्टाल्सिस इसमें होता है, उससे ये आगे को चलता है।